Hello everyone, hello boys and girls, welcome back to the channel. Today's topic is human eye. आज अपन ह्यूमन आई चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपन एक क्वेश्चन को रीड करेंगे, 4 ऑप्शंस पे दिमाग लगाएंगे, आप वीडियो पॉज करेंगे और सोचेंगे कि यार कौन सा ऑप्शन सही है. रफ कॉपी या एक रफ पेज साथ में लेके बैठो, ऑप्शन को मार्क करो कि यार ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है. वीडियो को प्ले करो और फिर चेक करो कि वो ऑप्शन एक्चुअल में सही है या आपने कुछ गलत सोचा था. ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप खुद हर क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो आपके थ्योरी कंसेप्ट्स रिकॉल होंगे, आपकी जो भी मिस्टेक्स है, जो आप गलत लॉजिक या रीजनिंग कर रहे हो, वो क्लियर आउट होगी. और ऑब्वियसली अगर आंसर सही निकलेगा तो और इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्रेज बढ़ेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज. तो आज के वीडियो नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, द ह्यूमन आई कैन फोकस objects at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, ये क्यों होता है कि हम दूर का और पास का दोनों देख सकते हैं. It is due to power of accommodation. तो 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शन है ऑप्शन बी. जब भी आपको लगे आप उसी समय वीडियो पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को खुद से भी रीड कर सकते हो और खुद भी ऑप्शन पे दिमाग लगा सकते हो. बहुत बेटर रहेगा ये. The human eye forms an image of an object at its. इमेज कहां बनती है, हमारे आई की स्क्रीन क्या है, बोलो, रेटिना. नेक्स्ट, the least distance of the vision of a young adult with normal vision. जिसकी नॉर्मल विजन है उसका लीस्ट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर. दैट इज द नियर पॉइंट. कहां है यहां, ये रहा 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, the change of focal length of eye lens is caused by the action of. change of focal length is caused by the action of. कौन एक्ट करता है, ये करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सिलेरी मसल्स ही तो होल्ड करके रखती है लेंस को. आगे, the size of the pupil of eye lens is pupil यानी कि ब्लैक होल जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है, उसकी साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस. नेक्स्ट, when ciliary muscles are relaxed, the focal length of eye lens is. अगर ciliary muscles relaxed है तो हमारा eye lens की शेप क्या होती है, thin and long. क्या होती है शेप, thin and long. इस तरीके से रहता है eye lens. अगर eye lens ऐसा रहेगा तो जो भी रेज उसके ऊपर आ रही है, ऑब्जेक्ट से जो भी रेज लेंस के ऊपर आ रही है, वो रेज पैरेलल आते हुए काफी लंबा आगे जाके मीट करेगी. हेंस फोकल लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी. ठीक है, सो सिलेरी मसल्स अगर रिलैक्स्ड है तो हमारा जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. नेक्स्ट, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड -1.2 मीटर डिस्टिंक्टली. द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू स्टोर प्रॉपर विजन इज. हमें पावर निकालनी है और मेन इंपॉर्टेंट हिंट क्या दे रखा है, मायोपिक आई. ठीक है, यानी कि इंसान को मायोपिया है. देखो सीधा सा लॉजिक अगर मैं आपको दूं तो मायोपिया के कंसेप्ट में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको एक सीधा सा लॉजिक याद रखना है कि जब भी हम मायोपिया का लॉजिक सॉल्व करेंगे तो हमें ये लिखना है 1/v इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, अब 1/f को बोलते हैं पावर. 1/f को क्या बोलते हैं, पावर. तो 1/f की जगह में p लिख दूंगा इक्वल्स टू p. क्या है v की वैल्यू, माइनस का 1.2 मीटर, ये लिख दिया. डेसिमल हटाएंगे, 0 ऊपर ट्रांसफर करेंगे. 10/12, 2 से काटो 5/6. ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 5/6 को डिवाइड करने से ये आता है 0.0. 6 8 48, रिमाइंडर इज 2, 0 6 3 18. क्लियर. तो 0.83 is the approximate power. Approximate power is 0.83. So correct option is option A. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. अब इसमें क्या है, a person uses a lens of power 3 diopter to normalize vision. एक आदमी ने लेंस यूज करा जिसकी पावर है 3 डायोप्टर ताकि उसकी विजन एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाए, विजन को नॉर्मलाइज करने के लिए. ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई. हाइपरमेट्रोपिया है और हमसे पूछा है नियर पॉइंट. ठीक है, तो आपको पावर गिवन है विच इज 3 डायोप्टर. सबसे पहले आप फोकल लेंथ निकाल लो
विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, दैट इज 1/3। ये आएगी फोकल लेंथ मीटर में। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके। अब हमसे पूछा है नियर पॉइंट और बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का आपको एक रूल याद रखना है, जब भी हम हाइपरमेट्रोपिया के केस में लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखेंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर। दैट इज अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये है माइनस का 1/4 मीटर। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मेरे पास फोकल लेंथ है, अब मुझे निकालना है इमेज डिस्टेंस। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस का 1/u। हमने इसको उधर भेजा और पॉजिटिव बना दिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/f, f की वैल्यू है 1/3। ठीक है, और u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है 1/4। क्लियर यहां तक? ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो 1/v इक्वल्स टू ये आ गया 3। ठीक है, और माइनस का 4, दैट इज 1/v इज इक्वल टू -1। तो v की वैल्यू क्या आ गई? -1। सो मेरा जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। नेगेटिव तो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम साइन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। जो भी चीज लेंस के लेफ्ट में होती है उसे नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए v नेगेटिव है। बाकी एक्चुअल में जो वैल्यू है वो ये करेक्ट है। तो नियर पॉइंट जो है वो इस इंसान का क्या है? 1 मीटर। एक नॉर्मल आई का तो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, लेकिन इस इंसान का है 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard, but it is not able to read the letters written in his textbook. अगर मैं लास्ट बेंच पे बैठा हूं तो ब्लैक बोर्ड मतलब या व्हाइट बोर्ड मेरे से बहुत दूर है और मुझे वो दिख रहा है आराम से, लेकिन जो टेबल पे मेरी बुक पड़ी है वो मुझे नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को दूर का तो दिख रहा है लेकिन मुझे पास का नहीं दिख रहा। मुझे दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नियर पॉइंट इज रिसीडेड अवे। नियर पॉइंट, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे नॉर्मल आई देख सकती है, लेकिन उसे पास की रखी हुई बुक नहीं दिख रही। इसका मतलब उसका नियर पॉइंट पीछे चले गया। उसे दूर की चीज दिख रही है, पास की चीज नहीं दिख पा रही, तो प्रॉब्लम उसके नियर पॉइंट में है और वो नियर पॉइंट पीछे चले गया है। तो मुझे तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। नियर पॉइंट हैज क्लोजर टू हिम, ये तो अलग ही बात हो गई, यानी कि उसको नॉर्मल आई से भी बेटर नियर पॉइंट हो गया। ये गड़बड़ है। फार पॉइंट हैज बिकम क्लोजर टू हिम, अगर फार पॉइंट क्लोज होता तो उसे वो बोर्ड पे लिखा हुआ लास्ट बेंच से क्यों दिखता? फार पॉइंट हैज रिसीडेड अवे, तो फार पॉइंट तो ऑलरेडी इंफिनिटी है और कितना दूर जाएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है कि नियर पॉइंट जो है वो दूर चले गया। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25। नॉर्मल आई 25 पे इजीली देख सकती है एट लो पावर ऑफ द लेंस, लेकिन इस इंसान का नियर पॉइंट दूर चले गया है। आगे, splitting of white light into 7 different colors after passing through glass prism is due to dispersion. ग्लास प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्शन करता है। ओके, ठीक है। अब आए किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अब प्रिज्म ए बी सी, ठीक है, ये अलग अलग डिजाइन में रखे हुए हैं, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure. In which of the following cases, after dispersion, the sixth color from the top corresponds to the color of the sun? Sixth color from the top corresponds to the color of the sun. तो पहली बात, जो 7 कलर्स हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं, ये 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द 6th कलर। ये हमारा 6th कलर है। 6th कलर फ्रॉम द टॉप कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द सन, है ना। अब अगर प्रिज्म का ये बेस लाइन नीचे है, जिस प्रिज्म की बेस लाइन देखो नीचे होती है, ये मैंने प्रिज्म बनाया,
जिस प्रिज्म की बेस लाइन नीचे होती है, जब उस प्रिज्म की वजह से डिस्पर्जन होता है तो हम जब विबग्योर का रूल बनाते हैं, ये डिस्पर्जन हो गया। अब जब हम विबग्योर का रूल बनाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से विबग्योर बनता है ऑपोजिट। लेकिन अगर किसी प्रिज्म का बेस लाइन ऊपर होती है, उल्टा रखा हुआ प्रिज्म है, और उस पे जब व्हाइट लाइट जाती है तो वो व्हाइट लाइट ब्रेक होने से इस तरीके से लाइट ब्रेक हो गई, और जब ये बाहर निकलती है तो हम विबग्योर को सीधा लिखते हैं, इस तरीके से सीधा लिखते हैं। अब इन्होंने बोला टॉप से 6th नंबर का कलर सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहां से करूं टॉप से 1 2 3 4 5 6, तो वो निकला इंडिगो। तो क्या इंडिगो सन को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, तो वो कौन है? ऑरेंज। सो ऑरेंज इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि टॉप से ऑरेंज जो है 6th नंबर पे आएगा, है ना, और वो सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब प्रिज्म की बेस लाइन कहां होगी? ऊपर होगी। दैट इज इन्वर्टेड प्रिज्म हम रखेंगे। तो इनमें से कौन सा केस है जिसमें इन्वर्टेड प्रिज्म रखा गया है, वो चीज हमको यहाँ पे नोटिस करनी है। देखो ये बेस लाइन है, यहाँ ये इसकी बेस लाइन है, यहाँ इसकी बेस लाइन है। किसी की भी बेस लाइन प्रॉपर इन्वर्टेड नहीं है सिवाय किसके? इसके। इसकी बेस लाइन प्रॉपरली इन्वर्टेड है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। दैट इज जो सेकंड वाला केस है, वो ही आपको टॉप से 6th कलर सन को रिप्रेजेंट करवा के देगा। इजी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ये डायग्राम्स आप फटाफट से पॉज कर लो और एक बार इस चीज को ढंग से नोट कर लो। बेस लाइन नीचे है तो विबग्योर, बेस लाइन ऊपर है तो सीधा विबग्योर। ओके, नेक्स्ट, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट। 12 जब बजती है तो सन व्हाइट दिखता है, ठीक है। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जब सन बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाता है तो देखो सनराइज में बहुत दूर है, लेकिन परपेंडिकुलर है तो बहुत पास है, तो लाइट जो है वो ऑलमोस्ट स्कैटर नहीं होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। जब रेनबो होता है तो क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं? एक तरीके से ये एक वाटर ड्रॉपलेट होती है, जब सनलाइट अंदर आती है तो उसका थोड़ा सा पहले तो क्या होता है, वो बेंड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मीडियम बदल गया। बेंड होने के बाद वो 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, और फिर उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दैट इज रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ और इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, सही बात है। वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का मतलब है यहाँ पे एयर, कलेक्शन ऑफ गैसेस, पता ही नहीं है कौन सी गैस की क्या डेंसिटी है, कब हाई डेंसिटी होगी, कब लो होगी, कुछ आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब मुझे तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, इससे कोई लेना देना नहीं है ट्विंकलिंग का। इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक थ्योरीज पे चलो, ज्यादा डीप लॉजिक पे मत जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग प्रोपगेशन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। जब अलग अलग कलर्स व्हाइट लाइट के एयर में जाते हैं तो हमें कौन सी बात सही लगती है? रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट। देखो जनरली ये बोला जाता है, मैं मानता हूं कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो स्कैटर नहीं होता, वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। लेकिन जब सनलाइट की बात आती है, एग्जांपल यार घर की दीवार पे, इस बोर्ड पे अगर सनलाइट गिरेगी तो क्या आपको बोर्ड पहले रेड दिखेगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ऐसे धीरे धीरे होके व्हाइट बनेगा, या आपको दिखते ही वो व्हाइट ही लगेगा? सन की लाइट रेस जब ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो कलर बदलते हैं क्या? हर ऑब्जेक्ट पहले क्या रेड दिखता है? अगर रेड सबसे पहले पहुंच जाए तो इसका मतलब तो हर ऑब्जेक्ट सबसे पहले रेड ही दिखेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन में तो सही नहीं है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन, ग्रीन की तो कहीं पूरे चैप्टर में ही बात नहीं होती, वो भी हटाओ। ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। येलो मूव्स विद द मीन स्पीड ऑफ रेड एंड वायलेट, यहां भी कहीं इनकी बात नहीं होती है। पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में कहीं येलो लाइट ग्रीन लाइट की बात नहीं होती है ना। तो हमारे लिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, सारे कलर्स इक्वली चलते हैं, इसलिए हम सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलते हैं। डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, ठीक है। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स द रेड लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, बिल्कुल गलत। इज स्कैटर्ड लीस्ट, बिल्कुल सही है। स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम स्कैटर होता है रेड कलर, और जो कलर स्कैटर नहीं होता है वो दूर तक आराम से जाता है और क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, दिस इज ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट द रेटिना, सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट द कॉर्निया, रिफ्लेक्शन एट द कॉर्निया, रिफ्लेक्शन एट द रेटिना। रिफ्लेक्शन की तो बात कभी आती ही नहीं है, मिरर थोड़ी है जो रिफ्लेक्शन करेगा। अब हम बात करते हैं आई की। इस तरीके से हमारा आई का डायग्राम बनता है ना। ये हमारा ह्यूमन आई का एक डायग्राम बनाया। यहां पे आ गई हमारी क्या, ये आइरिस, ये आइरिस आ गई। इधर कहीं पे सेलेरी मसल्स आ गई, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स आ गए, और बीच में इनने होल्ड कर दिया किसको, आई लेंस को। इस तरीके से हमारे आई का डायग्राम बनता है। फ्रंट पार्ट को बोलते हैं अपन कॉर्निया, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं हमारा आई लेंस। ये हमारा आई लेंस है। तो यार जब लाइट बाहर से आएगी तो उसको बहुत सारे मीडियम्स में ट्रैवल होना पड़ेगा, प्लस यहां भी उसको एक अलग सा लिक्विड मिलेगा, उसमें भी उसका जो है मीडियम बदल जाएगा। दैट इज लेंस तक पहुंचते पहुंचते बहुत बार लाइट का क्या हो चुका होगा, रिफ्रैक्शन हो चुका होगा, यानी कि सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट द कॉर्निया इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेंस में बार बार रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लेंस में तो एक ही बार होता है, लेकिन रिपीटिवली बार बार कहां होता है, कॉर्निया के आसपास होता है। नेक्स्ट, व्हेन द लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहां हो जाता है, वही सेम बात, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे ही मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हो जाता है। ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सिमिलर से ही थे। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज, फोकल लेंथ लंबी हो जाती है व्हेन आई मसल्स आर रिलैक्स्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारी आई मसल्स रिलैक्स रहती है तो हमारा आई लेंस हो जाता है थिन एंड लॉन्ग। तो जब पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर आती है तो ये पैरेलल लाइट रेज काफी आगे जाके मीट होती है, काफी आगे जाके मीट होती है। इसका मतलब फोकल लेंथ बहुत लंबी हो गई, फोकल लेंथ बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो जो फोकल लेंथ है इट बिकम्स लॉन्ग एंड लेंस बिकम्स थिनर। तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन द आई मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, टिंटल इफेक्ट नहीं, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कलर ऑफ द सन एट सनराइज, ये भी स्कैटरिंग की वजह से, ये बिल्कुल सही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कभी लाइट जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्ट होके ज्यादा आती है तो स्टार लगता है ब्राइट, कभी हमारे पास रिफ्रैक्ट होके कम आती है तो स्टार लगता है डल। नेक्स्ट, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन, जो स्कैटर्ड लाइट है उसका कलर किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट, या दोनों सही है ना। क्योंकि हम यही बोलते थे ना कि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है, और साइज वाला पॉइंट भी सही है क्योंकि हमने ये पढ़ा है थ्योरी में कि एटमॉस्फेयर में दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, लार्ज साइज, स्मॉल साइज। लार्ज साइज पूरे व्हाइट कलर को स्कैटर करते हैं और स्मॉल साइज ब्लू कलर को मोस्टली स्कैटर करते हैं। इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, आ गया समझ में? तो आज अपन ने काफी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं रिलेटेड टू एमसीक्यू लॉजिक। टॉपिक इज नॉट ओवर येट। मैं एक और वीडियो उसके बाद कोशिश करूंगा और वीडियो में आपको बनाऊं, अलग अलग क्वेश्चंस लेके आऊं ताकि आपके थ्योरी कंसेप्ट्स पुराने रिकॉल हो, इंटरेस्टिंग लगेगा, टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।